बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। जी हाँ, बिल्कुल नाजरीन, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने के बावजूद भी किस्म किस्म के अमराज हमें घेर ही लेते हैं, अपनी चपेट में ले लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कभी कभी आप सुबह में उठे हैं और आपको अपने जिस्म में हरारत महसूस हो रही है। आप जानते हैं कि आपको बुखार है, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं कि घर के ही मेडिसिन बॉक्स से बुखार की कोई मेडिसिन निकाल कर खा लेते हैं और सोचते हैं कि ये मौसमी या वायरल बुखार है, 2-4 दिन में खुद ही उतर जाएगा। बस यहीं हम मात खा जाते हैं, क्योंकि ये मलेरिया भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है, या फिर डेंगू भी हो सकता है। नाजरीन, अगर हम अपने आप में, यानी हमें अगर कोई वायरल बुखार है या हमें ऐसा लग रहा है कि हमें मौसमी बुखार है, लेकिन जो तकलीफ़ें एक आम बुखार में होती हैं उससे बढ़कर हम कुछ और महसूस कर रहे हैं, कोई और अलामात हमें महसूस हो रही हैं, तो फ़ौरन हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, उनकी सलाह लेनी ज़रूरी है, साथ ही कुछ टेस्ट भी करवाने ज़रूरी हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें डेंगू बुखार की, जो कि आज हेलो डॉक्टर का हमारा मौजू भी है, तो ये बरसात के सीज़न में ज़्यादातर पनपता है और सर्दियों की शुरुआत आते आते भी कुछ केसेस इसके देखे जाते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार से जुड़ी, और इस पर तमाम जानकारी हासिल करने के लिए आज हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर्स का एक ख़ास पैनल। उनसे हम लेंगे तमाम जानकारी डेंगू से जुड़ी। तो इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, शुरुआत करें, आइए नज़र डाल लेते हैं हमारी बेहद ख़ास रिपोर्ट पर, जो कि मबनी है डेंगू मर्ज़ पर। नाजरीन, बारिश के मौसम के बाद अक्सर मच्छरों की तादाद में इजाफे की वजह से मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी का खतरा पैदा हो जाता है। डेंगू या डेंगी मच्छर के काटने से फैलने वाली ऐसी ही एक बीमारी है जिससे जान का खतरा भी हो सकता है। दरअसल डेंगी मादा मच्छर की एक किस्म एडीज के काटने से होता है, जो खुद इस वायरस से मुतासिर होता है और काटने के बाद वो वायरस इंसानों में मुंतकिल कर देता है। ये वायरस शहरी और नीम शहरी इलाकों में पाया जाता है और इसका वायरस फैलाने वाला मच्छर 100 से जायद मुमालिक में आम है। डेंगू बुखार बज़ाहिर एक मामूली सी बीमारी है जो चंद ही रोज में खतरनाक सूरत इख्तियार कर लेती है और मौत का सबब भी बन सकती है। डेंगी के मच्छर पर धारियां सी होती हैं और इसकी टांगें आम मच्छरों से लंबी होती हैं। डेंगी का निशाना आमतौर पर ऐसे अफराद बनते हैं जिनकी कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इनमें खासतौर से बच्चे, बुजुर्ग हजरात और पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला लोग शामिल हैं। इन्हें डेंगू होने का खतरा ज्यादा होता है। डेंगी का मच्छर आमतौर पर सुबह सूरज निकलने से लेकर 8 बजे तक और शाम सूरज गुरूब होने के वक्त बाहर निकलता है और काटता है। डेंगी का वायरस मुतासरा शख्स से दूसरों में भी पहुंच सकता है। डेंगू वायरस से मुतासरा शख्स के मच्छर के काटने के बाद वो वायरस मच्छर में दाखिल हो जाता है और जब वो मच्छर किसी और शख्स को काटेगा तो वायरस उस शख्स के खून में दाखिल हो जाता है और इन्फेक्शन का सबब बनता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 40 करोड़ लोग डेंगू का शिकार होते हैं और साल दर साल इसमें इजाफा हो रहा है। डेंगू की अलामात अमूमन बीमार होने के बाद 4 से 6 दिन में जाहिर होती हैं और अक्सर 10 दिन तक बरकरार रहती हैं। इसकी अलामात में अचानक तेज बुखार, सर में शदीद दर्द, आंखों में दर्द, जोड़ों और रगपट्टों में शदीद तकलीफ, थकावट, कै और उल्टी, जिल्द पर खारिश, भूख न लगना, डायरिया और खून निकलना शामिल हैं। अक्सर शुरू में इन अलामात की शिद्दत मामूली होती है और इन्हें फ्लू या वायरल इन्फेक्शन समझ लिया जाता है, मगर संगीन मसाइल का खतरा हर मरीज में हो सकता है और जान का खतरा भी पैदा हो सकता है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की तादाद भी बहुत तेजी से कम हो जाती है।
इसीलिए बेहतर यह है कि इसकी कुछ अलामात जाहिर होने पर भी फौरन खून की जांच करवाएं और इसके वायरस का पता करें। इसके बाद अगर ब्लड टेस्ट में वायरस का पता चलता है तो माहिर डॉक्टर से राब्ता करें। डेंगू बुखार से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन तो दस्तयाब नहीं है, अलबत्ता इसकी अलामात की शिद्दत कम करने के लिए अद्वियात दी जाती हैं। डेंगू से मुतासरा मरीज को आराम, ज्यादा पानी पीना और हल्की और सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बचाव का बेहतरीन तरीका इसे फैलाने वाले मच्छर को ही पनपने न देना है, लिहाजा अपने घर और आसपास कहीं भी पानी न जमा होने दें। ख्याल रखें, डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पैदा होता है। जिस्म को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें। मच्छर के काटने से बचने के लिए लोशन या क्रीम का इस्तेमाल करें। घरों या काम की जगह पर मच्छरमार स्प्रे का भी इस्तेमाल करें। इन सभी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और महफूज रहें। तो जैसे कि हमने नाज़रीन देखा कि डेंगू एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से हो जाता है, अगर सही वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए तो जान पर भी बनाती है। नाज़रीन, आज के इस हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डेंगू के मर्ज़ पर मबनी तमाम जानकारी हासिल करेंगे। अगर आपके भी जहन में कोई सवालात हैं डेंगू से जुड़े, आप खुद जूझ रहे हैं या आपके आसपास कोई इस मर्ज़ से दो चार हो रहा है, तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं आज के इस प्रोग्राम का और आपका तारुफ कराते हैं हमारे आज के डॉक्टर के ख़ास पैनल से। जी हाँ नाजरीन, हम आपका तारुफ करा देते हैं आज के हमारे पैनल में जो डॉक्टर मौजूद हैं उन सभी से। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव सिन्हा। डॉक्टर संजीव सिन्हा प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया एम्स में, न्यू दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रति, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं RML हॉस्पिटल नई दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर महेश व्यास, जो कि डीन PhD हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली में। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत करूँगा डॉक्टर संजीव आपके साथ में। डेंगू का नाम आते ही एक घबराहट सी हो जाती है हर किसी को। लोग सोचने लगते हैं कि डेंगू अब आ रहा है, पता नहीं क्या हो, कौन जद में आ जाए, किसके साथ परेशानी हो जाए और कौन बीमार हो जाए और कौन ज़्यादा सीवियर हालत में पहुँच जाए। हम देखते हैं डॉक्टर संजीव के पिछले कुछ सालों में की अगर बात करें तो वहाँ पर डेंगू के इतने मरीज़ नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन आज की बात की जाए तो आज जब डेंगू का वक्त आता है तो बहुत सारे एक मोहल्ले में, हमारी सर्किल में, हमारे रिश्तेदारी में या कहीं भी देखें बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। इसकी क्या वजह है डॉक्टर संजीव? पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से सभी दर्शकों को आदाब और नमस्कार कहना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने अभी पिक्चर में देखा कि डेंगू की बीमारी एक मच्छर जिसे हम एडिस एजिप्टाई कहते हैं जी, और एडिस एल्बोपेक्टस भी एक मच्छर होता है जी, उसके द्वारा होती है जी। तो ये मच्छर जो है घर के अंदर ही पनपता है जी, और घर के आसपास ही रहता है ये। ओके। और ये मच्छर जो है ये डे बाइटर है, दिन में काटता है। दिन में जैसे लोग हम लोगों ने देखा है और जो रिसर्च हुई है उसके अनुसार ये जो है 10 बजे के डे टाइम में 10 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक ये बाइट करता है, तो इसे हम डे बाइटर भी कहते हैं। ओके। और साथ में क्या होता है कि ये घर के ही अंदर पनपता है। जैसे आपके घर में कूलर है जी जी, और उसको आपने ठीक से ढका नहीं है जी, तो उसमें जो पानी है उसी में ये ब्रीथ करके पैदा होते हैं मॉस्किटोज। ठीक है। और घर के अंदर ही जैसे गमले हैं उसमें आप पानी डाल रहे हैं, घर में टूटी फूटी चीज़ें हैं जिसमें बारिश के कारण पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये उसमें पनप जाते हैं मच्छर और फिर धीरे धीरे एक बीमारी एक से दूसरे को फैलाते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो है बीमारी मच्छर जब है किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको डेंगू की बीमारी है जी, उसको जब ये काटते हैं, बाइट करते हैं, तो वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। ओके। और फिर वो किसी मरीज जो कोई पर्सन है जिसको बीमारी नहीं है डेंगू की, उसको काट लेते हैं तो 1 से 14 दिन के अंदर ये बीमारी उसमें पनप जाती है। ओके ओके। और ये चीज़ और ध्यान करने की है कि ये बीमारी जो है हाई रिस्क ग्रुप में जल्दी होती है। ओके। क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है, तो हाई रिस्क ग्रुप जैसे
बच्चे हो गए, एल्डरली पीपल हो गए जिनकी उम्र मोर देन 60 ईयर्स है, जी, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन या हो पहले गया, से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं कुछ लोग, पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जी, उनमें ये ज़्यादा होती है। ठीक है, कैंसर की बीमारी है या स्टेरॉइड की दवाएं ले रहे हैं, जी, तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस एज ग्रुप को हमें ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, और साथ में ये भी मैं बताना चाहूँगा कि क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे पेशेंट को अगर मच्छर ने काटा तो उसको जो है हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, ऐसे एकदम से 103 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होगा, जी, साथ में उनको रैशेस हो जाते हैं बॉडी में, ओके, जॉइंट पेन होता है, हेडेक होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन हो जाता है, जी, और कई बार सीरियस अगर होते हैं वार्निंग साइंस, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि पेशेंट को वोमिटिंग होने लगती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जी, जी, ब्लीडिंग होने लगती है नाक मुंह कान से या ओके, बाथरूम के थ्रू, जी, और कई बार पेशेंट का इतना कम हो जाता है ब्लड प्रेशर या अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और ज़रूरत होती है तो आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है, ओके, जिसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। जी, जी, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की हैं, और मैं ये सलाह दूंगा कि इस तरह के अगर सिम्टम्स आप में रहते हैं तो आप तुरंत अपने घर के आसपास जो भी डॉक्टर या हॉस्पिटल है वहाँ पर जाएं, जी, और डॉक्टर की सलाह से दवा ये सिम्टम्स की बात आपने की जी है, हाँ। बहुत अच्छे से आपने यहाँ चीज़ों को बताया, और हम समझिए, हमारे प्रोग्राम देखने वालों ने भी समझा होगा इसको। जी। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एक सवाल ये भी था इसमें कि ये आज के दौर में इतना क्यों हो रहा है, लोगों में क्यों देखा जा रहा है डेंगू? मैं पहले इतना नहीं देखा जाता था, वो चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जी। और मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैंने बताया, ये बीमारी जो है घर के अंदर और आसपास ही होती है। जी बिल्कुल। तो अब देखिए, आजकल इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जी, ये पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉल्यूशन इतना हो गया है, जी, जी, सफाई नहीं है, सफाई नहीं है, और घर में शहरों में बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि शहरीकरण में ज़्यादा बीमारी होती है। जी बिल्कुल। या शहर के आसपास के एरियाज जो हैं उनमें ये ज़्यादा बीमारी होती है। तो ओके। एक ये भी बहुत रीज़न है, और दूसरा साफ, आपको जैसे मैंने बताया कि घर के अंदर भी सफाई रखनी है। जी जी तो अगर आप अपने कूलर का पानी हफ्ते हफ्ते में चेंज करें, जी, अपने गमलों को साफ रखें, उनका पानी इस चेंज पर करें। आपसे आगे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी, डॉक्टर अब मैं रति, डॉक्टर रति से भी कुछ सवाल करना चाहूँगी। जैसे कि अभी आपने बताया डॉक्टर संजीव की एक डे बाइटर है, तो डे बाइटर अगर ये मॉस्किटो है तो कहीं ना कहीं हमें क्या ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 10 से 6 के दरमियान अगर ये काट रहा है तो उस वक्फे में हम ज़्यादा एहतियात बरतें, ये एक सही रहेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहूँगी डॉक्टर कि अक्सर क्या होता है कि अगर किसी को डेंगू हो गया है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर सलाह भी देते हैं कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, नारियल पानी लें, जूसेस लें। वैसे भी नॉर्मली भी हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस मर्ज़ के बाद ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत पेश क्यों आती है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअली डेंगू की जो पैथोजेनेसिस होती है, जिसमें क्यों ये कारण क्यों होता है कि वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो होता ऐसा है, अगर मैं मूल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जो हमारी ब्लड का बैरियर होता है या झिल्ली होती है, उसकी परमेबिलिटी, मतलब उसकी पानी छानने की क्षमता काफ़ी अधिक हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके लंग्स की झिल्लियों में पानी आने लगता है, पेट की झिल्लियों में पानी आने लगता है, जिसको हम पेट में सूजन की तरह मरीज़ महसूस कर सकता है। अगर लंग्स में पानी भरेगा तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो मूल कारण है, बेसिकली हम कहते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी हमारी ब्लड वेसल्स की सबसे छोटी इकाई होती है, जिससे पानी की क्षमता उसको छानने की बहुत ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली ये पानी नहीं छनता है, बट जब इसकी परमेबिलिटी यानी पानी छानने की क्षमता काफ़ी अधिक हो जाती है, इसकी वजह से हमारे हर ऑर्गन्स में, स्पेशली हमारे पेट में, हमारे छाती में पानी भर जाता है। जी जी। तो यही कारण है कि हमें हाइड्रेशन पे बहुत ध्यान रखना है। तो हाइड्रेशन अगर हम डेंगू, जैसे हम सब जानते हैं कि एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, मतलब ये अपने से ठीक हो जाने वाली बीमारी है। बहुत ज़्यादा हमें घबराने की या बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी हद तक देखा गया है ये अपने से अनडायग्नोज फीवर जैसे घर पर ही रहकर ठीक हो जाती है। एहतियात क्या बरतना है? पानी एक्स्ट्रा पीना है। क्यों पीना है? क्योंकि परमेबिलिटी बढ़ गई है और पानी शरीर में लीक हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लीकेज ऑफ द प्लाज्मा।
तो इसलिए हम अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखें। हम घर पे ही रहकर मुंह से ज़्यादा पानी ले सकते हैं, जितना हम लेते हैं उससे ज़्यादा, 1-आधा लीटर 500 ml पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी टाइम पर हमें लगता है कि नहीं, हमारा पेशाब कम आ रहा है, हमें थकावट महसूस हो रही है, बार बार प्यास लग रही है, आंखें सूख रही हैं और हमें हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, ये होता है कि हमें मुंह से पानी पीने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। यही संकेत होते हैं, यही अलार्मिंग सिम्टम होते हैं जब हमें मरीज़ को तुरंत अस्पताल पहुंचाना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अलार्मिंग सिचुएशन हमें देखनी है। तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। कॉल ले लेते हैं, उनका सवाल पूछ लेते हैं। जी हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और नाम बताइए। मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहब बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, बताएं, अपना सवाल पूछें। हाँ, मेरा प्रश्न जो है वो आयुर्वेद डॉक्टर से जी। आयुर्वेद डॉक्टर से मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो डेंगू फीवर है वो किस तरह की प्रकृति के लोगों में पाया जाता है, ऐसा कुछ शोध में आया है क्या? क्योंकि आयुर्वेद जो है वात पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है, तो किस तरह की प्रकृति के लोगों में ये इन्फेक्शन ज्यादा पाया जाता है या वो मच्छर काटता है? एक तो ये थोड़ा और टाइप का प्रश्न है जी। दूसरा ये बताएं कि जब डेंगू फीवर हो जाता है तो और कौन कौन से दोष बिगड़ने की संभावना होती है? एक तो पित्त प्रकृति है, वात है, कफ है, और कौन कौन से दोष बिगड़ सकते तीनों में से? एक बार प्लेटलेट की संख्या कम हो जाए तो आयुर्वेद में उसका पूर्ण रूप से क्या उपचार संभव है क्या? जी, बहुत अच्छा इनका सवाल है। डॉक्टर महेश, आपसे इसका जवाब जानना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने 3 प्रश्न किए हैं जी, और उसमें पहला प्रश्न इनका प्रकृति से रिलेटेड है। आयुर्वेद में हर एक व्यक्ति को प्रकृति के मान से बताया, कोई वातिक प्रकृति वाला है, कोई पैत्तिक है, कोई कफज है। तो इनका कहना है कि किस प्रकृति वाले को ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली ये खान पान की व्याधि नहीं है कि किस व्यक्ति को ये वाला आहार सूटेबल नहीं होता है, ये खासतौर से मच्छर के कारण होता है, उनके काटने के कारण होता है। तो जिस भी प्रकृति वाले को मच्छर अगर काटेगा, यहाँ पे एक बात मेन है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको इसका प्रभाव, मैंने जो लक्षण अधिक होना है ना, तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो उसमें कफ प्रकृति वाले की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, तो उसके अंदर लक्षण कम मिल सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव जरूर होगा, उसमें इन्फेक्शन जरूर होगा। तो प्रकृति वाली बात तो ये है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। बिल्कुल, जो ये डेंगू के जितने भी पेशेंट रहते हैं जिनमें इन्फेक्शन होता है उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है, और हम सामान्यतः कहते हैं कि भाई 1.5 से 4.5 लाख तक रहती है। अगर वो 1 से कम हुई है, या यहाँ तक कि WHO के मान से तो कि 10,000 तक भी है, तब तक भी व्यक्ति कुछ समय के बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे फीवर का समय कम हुआ, उसके बाद में प्लेटलेट्स कम हुआ, उसके बाद में प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, तुरंत ब्लड चढ़ाना ये नहीं करना चाहिए। और कुछ औषधियाँ बता रखी है, इनमें 2 चीज़ें, एक तो फीवर को कम करने वाली, दूसरी रक्तस्राव को कम करने वाली। इसमें ब्लीडिंग होने लग जाता है, अगर ब्लीडिंग हुआ है तो प्लेटलेट्स कम होता है। तो आयुर्वेद ब्लीडिंग को कम करने की मेडिसिन भी बताता है, ज्वर को कम करने की मेडिसिन बताता है, और तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो इम्यूनो बूस्टर, मैंने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इन 3 चीज़ों का आयुर्वेद में अगर ध्यान रख लिया जाए तो इनमें आयुर्वेद में डेंगू का बहुत अच्छे से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जी, बहुत ही तफसील से और बहुत ही खुलकर इन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया है, और हमें यकीन है कि आपको एक सही जवाब भी मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर संजीव की तरफ आना चाहूँगा मैं इस पर। डॉक्टर संजीव, अभी डेंगू की बात हो रही है यहाँ पर, ये डेंगू जब वक्त आता है तो हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे बुखार हमें देखने को मिलते हैं। किसी को वायरल फीवर हो रहा है, किसी को और दूसरी तरह का बुखार हो रहा है। तो कैसे पहचाने, एक तो कि ये डेंगू है, पहली चीज़। दूसरा, एक नॉर्मल डेंगू हो रहा है, एक सीवियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जो कंडीशन आपने भी बताई, डॉक्टर रति ने भी बताई, वो वाली कंडीशन में जा रहा है। तो उसे पहचाना कैसा जाए, उसके बारे में ज़रा सा बताइएगा। जी हाँ, देखिए अभी मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे मानसून और जो हमारा अभी विंटर शुरू होने वाला है, इसमें क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। जी जी, देखिए सबसे मॉस्किटो बाउंड डिजीज, 3 बीमारियाँ होती हैं जो मॉस्किटो से इस टाइम में होती हैं। जी जी, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, और चिकनगुनिया हो गया। जी डॉक्टर साहब, ठीक है जी। एक दूसरा वायरल इन्फेक्शन और होता है जिसे हम सीजनल फ्लू कहते हैं। जी जी, उसमें खांसी जुकाम हो जाता है जी, और छींकें आने लगती हैं, बुखार हो जाता है, ये आपको नाक से डिस्चार्ज होने लगता है जी। तो ये इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, ओके, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस होता है वो हो सकता है, जी जी,
या कुछ लोगों में अब इस समय कोविड नहीं है लेकिन कोविड भी हो सकता है। ओके, अगर उसके साइंस हैं तो डॉक्टर को उसके जांच करके आगे इलाज करना पड़ता है। जी, अब मॉस्किटो बाउंड डिजीज में मैं बताना चाहूँगा जी, इन 3 बीमारियों में हम कैसे डिफरेंशिएट करें। जी जैसे डेंगू के बारे में मैंने बताया जी कि हाई ग्रेड फीवर होगा, बॉडी एक होगा, जी ब्लीडिंग हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, जी एंड वार्निंग साइंस जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि सांस फूल सकती है प्लूरल फ्यूजन के कारण, एसाइटिस के कारण पेट फूल सकता है, ओके, और ब्लीडिंग हो सकती है जी, नाक मुंह कान से, यूरिन में, पॉटी में ब्लीडिंग हो सकती है। फिर जो है इस तरह के अगर साइन है, हाइपोटेंशन है, चक्कर आ रहा है आपको, वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रही है, तो ये एक होता है कि वार्निंग साइन है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके हम आईवी फ्लूइड देते हैं जी, और जो भी दवाएं ज़रूरत हैं वो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है। नंबर 2 हो गया चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया में देखिए क्या होता है, चिकनगुनिया में ये डिफरेंस है, बहुत से साइन सेम होंगे डेंगू फीवर की तरह जी, लेकिन उसमें क्या होगा, इतना ज़्यादा जॉइंट पेन होगा कि कई बार जी आदमी चल भी नहीं पाएगा जी। उसको अगर कोई डे टू डे वर्क करना है, उसको करने के लिए भी वो ऐसे होगा, बहुत खतरनाक होता है चिकनगुनिया भी, इसमें कोई चिकनगुनिया बहुत ही खतरनाक होता है और कई महीनों तक उसका असर रहता है पेशेंट के ऊपर, देखा जा सकता है जोड़ों में उसका असर काफी दिनों तक रहता है जी। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि चिकनगुनिया में मेनली जॉइंट पेन होगा और बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होगा। तो क्या इसमें डेंगू में जॉइंट पेन नहीं होगा? डेंगू में होगा। आपकी बात जारी रहेगी डॉक्टर साहब। यहाँ पर एक फ़ोन आ गया है, ये टॉपिक इतना अच्छा है कि बहुत कॉल्स आ रही हैं, तो एक कॉल ले लेते हैं जी। हेलो 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 जी बताइए। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप और आपकी उम्र कितनी है? हेलो, आवाज़ मिल रही है आपको हमारी? आपको हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिएगा प्लीज़। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी, बोलिए, आपकी आवाज़ मिल रही है, बताइए जी, बताइए अपनी बात बताइए जी। कश्मीर से ये बीमारी कश्मीर से चल रहा है या बाहर? अच्छा जी, सवाल बताइए अपना, जो परेशानी है उसके बारे में बताइए, किस तरह की परेशानी है या क्या पूछना चाहते हैं? मेरा का मतलब कश्मीर में ये बीमारी, आप ये पूछना चाह रहे हैं शायद कि कश्मीर में भी है क्या ये बीमारी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, बट देखिए जैसा हम लोगों ने ये बताया कि ये बीमारी मानसून और गर्मी के सीजन में ज़्यादा होती है। ओके, ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगा, बिल्कुल आप जम्मू में इसमें है, बीमारी चल रही है भाई। कल ही मेरी बात हुई जम्मू एम्स के डॉक्टरों से, तो वहाँ पर ये बीमारी है, और कश्मीर में भी बिल्कुल होगी, मना नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन वहाँ का डेटा सेंसिटिव मेरे, तो लेकिन ये हर जगह ये बीमारी हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया वाइज हो, ठीक है। बट ये बीमारी जैसे मैंने बताया मानसून में शुरू होके और जाड़ा जो विंटर सीजन आने से पहले तक ख़त्म हो जाती है। अगर आप हमें देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कि ये बीमारी कश्मीर में भी हो सकती है और मानसून में शुरू होती है और जाड़े से पहले ख़त्म होने लगती है। उम्मीद है आपको हमारी जो एक्सपर्ट ने राय दी है वो आपने सुनी होगी जी। अच्छा डॉक्टर रति, आपसे मेरा एक सवाल है, जैसे कि अभी सर ने बताया भी डेंगू के बारे में, मैं प्लेटलेट से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहती हूँ कि कितनी प्लेटलेट्स गिरने पर वो एक ख़तरे की घंटी बजती है कि भैया हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी हो गया है? जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे भ्रम हैं जनता में कि अगर मेरा प्लेटलेट 50,000 हो गया या 40,000 हो गया, अब मुझे भर्ती की ज़रूरत है, या कई बार वो हमसे ज़िद भी करते हैं कि डॉक्टर मेरा 40,000 प्लेटलेट है, आप मुझे खून चढ़ाएं ताकि मुझे ब्लीडिंग का खतरा कम हो जाए। तो मैं एज़ पर द गाइडलाइंस जो हमें नेशनल गाइडलाइंस कहती है, हमें या WHO सिखाती है, उसके अगर हम अनुसार जाएँ तो जो भी प्लेटलेट 10,000 से कम है, सिर्फ ऐसे ही मरीज़ में हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं, या फिर अगर पेशेंट को फ्रैंक ब्लीडिंग हो रही है, जैसे सर ने भी कहा कहीं से भी खून आ रहा है, या फिर अगर आप एज अ महिलाओं में माहवारी बहुत कॉमन है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं बता पाती, माहवारी भी अगर टाइम से पहले आ गई है या माहवारी के समय बहुत अधिक खून जा रहा है, कतरे जा रहे हैं,
इस समय भी बहुत अलार्मिंग हो सकता है, क्योंकि अगर वो बुखार से ग्रसित हैं और अगर उनका प्लेटलेट कम है और उनकी माहवारी में चेंजेस, उनको फ़र्क महसूस हो रहा है, तो भी वो एक अलार्मिंग सिम्टम हो सकता है। उस समय आप डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर आएँ। जहाँ तक प्लेटलेट की बात करते हैं, तो प्लेटलेट चढ़ाना एज़ पर हमें गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ 10,000 से कम वाले मरीज़ में चढ़ाना चाहिए, या फिर कोई भी मरीज़ जो डेंगू से ग्रसित है और उसमें ब्लीडिंग हो रही है, उनमें हमें चढ़ाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लेटलेट अलार्मिंग हो जाती है। प्लेटलेट का नॉर्मल जो हमारा लेवल होता है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। तो अगर आपका प्लेटलेट 1 लाख है या 80,000 है, या अगर घट के 50,000 भी आ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई वार्निंग साइंस नहीं है, जैसे सर ने पहले ही डिस्कस कर लिया है हमने, कोई खतरे की घंटी नहीं बज रही, कोई आपको पेशाब कम नहीं आ रहा, कोई बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं हो रही, कहीं कोई से खून नहीं बह रहा, आपकी यूरिन बिल्कुल ठीक आ रहा है, आप होश में हैं, बिल्कुल पानी पी रहे हैं, पेट में दर्द नहीं है, क्योंकि पेट में दर्द होना एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, वो कहीं ना कहीं ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। क्योंकि अगर पेट में ब्लीडिंग हो गई तो मुंह से खून आने में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है पेट में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट संकेत होता है पेट का बहुत तेज़ दर्द उठना। तो यही कुछ खतरे के साइंस हैं जिनको हमें ज़रूर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी जी। तो उम्मीद है मैंने सवाल का बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा जिस्म जो है हर तरीके के इशारे देता है, कोई भी मर्जोस में इशारे हमें मिलते हैं, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। अच्छा, यहीं डॉक्टर महेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आयुर्वेद की बात हो रही है, डेंगू होने पर अक्सर लोग घरेलू इलाज पर भी उतर आते हैं, घरेलू नुस्खे भी शुरू कर देते हैं। जैसे सूरत में अक्सर पपीते के जो पत्ते हैं उनका अरक निकाल के पी लेना, या बकरी का दूध ले लेना। और इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ जाती है, पपीते के जो पत्ते हैं वो इतनी ईजीली मिलते भी नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें कितनी ठीक हैं? क्या घरेलू नुस्खों से भी इसको क्योर किया जा सकता है? देखिए, इसमें मुख्य ध्यान तो ये रखना है कि हमेशा चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। बिल्कुल। अपने मन से कुछ भी घर पे नहीं करना चाहिए, और उचित चिकित्सा अगर दी जाए तो इसमें बिल्कुल अच्छे से हमको आराम मिल जाता है। दिक्कत वहीं होती है कि जो व्यक्ति खुद ही घर पे डॉक्टर बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। अब रही बात, आपने जैसे पपीते के पत्ते की कहा, तो ये साइंटिफिकली प्रूव है। अच्छा। और इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी अवेलेबल है। किस तरह से काम करता है पपीते के पत्ते, जरा से ये भी बताइएगा डॉक्टर। तो ये जो है प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता और है। दूसरा रक्तस्राव हर बता रखा है, मतलब ब्लीडिंग होती है उसको भी रोकने का काम करता है। जी। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है। पर पपीते के पत्ते का रस अपन स्वयं लेने के बजाय मार्केट में कई औषधियाँ हैं, तो वो औषधियाँ जो चिकित्सक आपको बताए तब उनका प्रयोग करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और ख़ास तौर से कई बार हम घर पे और चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा घर पे आप प्रयोग करें, जैसे जूस का प्रयोग कर लीजिए। किस तरह का पानी जूस, लेना कोई है, खास जूस? नारियल पानी, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, अनार का रस ले सकते हैं जो रक्तवर्धक भी माना जाता है। ये चीज़ें तो आप घर पे ले सकते हैं। और कुछ आयुर्वेद में बता रखा है जो चिकित्सक के परामर्श से लेना है, जैसे षडंग पानी है, उसको ज्वर हर बताया गया है। तो षडंग पानी में 5 या 6 औषधियाँ आती है, वो बना बनाया आता है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से सारीवा हिम का प्रयोग होता है। लाजा आपने जो रहता है, उस लाजा का हिम, तो प्रॉपर विधि बताई जाती है, उस विधि के अनुसार अगर उसका प्रयोग किया जाए और खान पान का थोड़ा ध्यान रखा जाए, आप प्रॉपर आहार लें और रेस्ट बराबर करें, तो इस वाले ज्वर आहार के बारे में भी जरा सा बताइए, किस तरह का खाना खाना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए? क्योंकि खाने पीने का जो है बहुत बड़ा रोल माना जाता है किसी भी बीमारी में। आप आयुर्वेद से हैं, डीन हैं आप वहाँ पर, बिल्कुल बताइएगा किस तरह का खाना होना चाहिए। आहार में जो है कई बार हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी आहार ले लेते हैं। अब ज्वर जहाँ भी होता है वो आयुर्वेद में पित्त दोष के कारण रहता है, और जैसे रेड चिली है, स्पाइसी मसाले ज़्यादा हैं, ये और उसको बढ़ाते हैं, यानी फीवर को और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ऐसे आहार से बचें। आप जैसे मूंग की दाल है, चावल है, इनकी खिचड़ी बनाई, माने जो चीज़ें इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं, जो सुपाच्य आहार कहलाता है, उनका प्रयोग करें। फ्रेश बने हुए फलों में कोई राय देना चाहें आप, कौन से फल ज़्यादा बेहतर हैं ऐसे वक्त में जब ये डेंगू की प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल। और इनमें जो खास तौर से जिनको अपन खट्टे फ्रूट्स बोलते हैं,
जो विटामिन सी जिनमें भरपूर मात्रा में रहता है, तो जैसे आंवला है, आंवला का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत बता रखा है और विशेषकर डेंगू के लिए भी बता रखा है कि आप इस अवस्था में आंवले का फल का प्रयोग करें, आंवले का जूस का प्रयोग करें या आंवले का चूर्ण का प्रयोग करें। उसी प्रकार से बाकी फलों में अनार जो है इसमें बहुत अच्छा लाभदायक है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके साथ में चुकंदर, क्योंकि इसमें रक्त को बढ़ाने का काम भी वो करता है, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। कोई फल ऐसा हो जो नहीं खाना है पेशेंट को, उसके बारे में बता दीजिए। अगर फलों को देखा जाए, जैसे इसका कीवी का प्रयोग करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। नींबू का प्रयोग जो है, नींबू का अगर नींबू पानी शुगर और डाल करके, नमक डाल करके वो लेते हैं। ORS का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, तो इनका प्रयोग करना चाहिए। खास तौर से फल का प्रयोग करते हैं जो सीजन में मिलते हैं। जो सीजन वाले फल नहीं, उनको विशेष रूप से निषिद्ध बताया गया कि कई बार हम स्टोरेज करके रखते हैं कि इस सीजन में आम भी अवेलेबल है, तो उनका प्रयोग नहीं करें। जो सीजन में अवेलेबल फ्रूट्स हैं, संतरा है, अमरूद, जो भी अभी मिलते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, वो इसके लिए बहुत लाभकारी। राइट। अब यहाँ पर डॉक्टर संजीव के पास आना चाहेंगे हम। डॉक्टर संजीव, जब डेंगू की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को लग रहा है कि वाकई तुझे डेंगू हो गया है, किसी भी इंसान को, उसमें कौन सा दिन ज़्यादा खतरनाक होता है? क्योंकि इसमें कहा जाता है 10 दिन तक का वक्त होता है, 10 दिन में बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन हम दूसरे दिन हमारी तबीयत ठीक है, तीसरे दिन हमारी कुछ खराब है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो वो वक्त कौन सा है जब बिल्कुल वेट नहीं करना है घर पर और हॉस्पिटल जाना है? और कौन से मरीज ऐसे हैं जिनका घर पर ही इलाज आसानी से हो सकता है? तो इसको मैं देखिए ऐसे डिवाइड करूँगा, जैसे कि आपने बताया 10 दिन होते हैं, तो इसमें हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, फेब्राइल फेज जी, और एक क्रिटिकल फेज होता है, एक रिकवरी फेज होता है। स्टेजेस होती हैं इसमें, स्टेजेस होती हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, और उसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ। जी प्लीज़ बताइए। कि पहले 3 दिनों में हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है। जैसे ही मच्छर ने काटा, उसके बाद जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन आया, जी जी, तो जैसे ही शुरू होता है इन्फेक्शन, तो फर्स्ट 3 डेज में हाई ग्रेड फीवर होगा। कितना फीवर रहेगा? फीवर 103 हो सकता है, 104 हो सकता है, बच्चों में ज़्यादा हाई ग्रेड। बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप ये। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम घर पर ही रहेंगे, डॉक्टर की सलाह से, जो भी डॉक्टर राय देता है जी, वो दवाएं हम लेंगे। तो पहले तो हम हाई ग्रेड फीवर के लिए पैरासीटामोल लेंगे, ठीक है। खूब पानी पियेंगे, अपने को हाइड्रेट करके रखेंगे जी, और अपना हम ब्लड प्रेशर देख लेंगे कि ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल है, हाइपोटेंशन नहीं होना चाहिए। राइट। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपको वोमिटिंग नहीं हो रही है, लूज मोशन नहीं हो रहा है, आपको पैरासीटामोल से फ़ायदा हो रहा है जी, वो दोनों चीज़ों में फ़ायदा करेगा, बॉडी एक में भी फ़ायदा करेगा और फीवर में भी फ़ायदा करेगा जी डॉक्टर साहब। और ORS आप लेते रहिए, 3 से लगभग 3 लीटर पानी जरूर लें। 3 लीटर लगभग, क्योंकि जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, कैपिलरी लीकेज हो जाता है, उसके कारण फ्लूइड की या डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में जी। तो ये अगर आप यूरिन ठीक से पास कर रहे हैं, ये सब सिम्टम्स हैं, तो आप घर पर ही रह सकते हैं। घर पर रह सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें जी जी जी। अब क्या होता है, 4 से लेके 6 या 7 दिन तक क्रिटिकल फेज होता है। ओके, ये 6 दिन के बाद शुरू होता है लगभग? 6-7 दिन नहीं, ये चौथे दिन से शुरू होता है। ओके। 4 डे ऑनवर्ड फिर क्या होगा, आपको जो है बॉडी में कैपिलरी लीकेज के कारण फ्लूइड ओवरलोड होने लगेगा। ओके, ठीक है। और क्या होगा कि प्लेटलेट कम होने लगेंगे। ओके। और आपका हेमेटोक्रिट थोड़ा सा ऊपर होने लगेगा। जी जी जी। हाँ, वही बहुत खतरनाक वक्त शुरू होता है। ये एक क्रिटिकल फेज इसीलिए इसको कहते हैं जी। और इसमें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें डेली, अगर इस फेज में आप हैं और आप सिक हैं जी, तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह से जो भी राय दी जाती है, जो भी ब्लड टेस्ट बताए जाते हैं, जैसे प्लेटलेट काउंट या हेमेटोक्रिट जो है डेली बेसिस पे अगर करने की सलाह दी जाती है। आपकी बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि प्लेटलेट्स डेली चेक कराने चाहिए या 2-3 दिन छोड़ के कराने चाहिए? देखिए, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि प्लेटलेट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्लेटलेट तो सही तरीका क्या है? 1 लाख है, 80,000 अगर 40,000 है, सपोज 40,000 है, तो आपको डेली करना पड़ेगा डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि वो हमें देखना पड़ेगा कि 20,000 या एकदम से 10,000 ना हो जाए, क्योंकि फिर एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट देने की जरूरत है कि नहीं। ओके। तो उसके लिए हमें फिर एक लिमिट के, अगर 40,000 से नीचे आते हैं तो डेली प्लेटलेट करना जरूरी होता है। ये बहुत सही बोला। और अगर कोई वार्निंग साइन है उसमें, तो आपको भर्ती भी होना चाहिए।
भर्ती होने की भी वक्त आ सकता है। कितने परसेंट पेशेंट को अस्पताल की जरूरत पड़ती है और कितने परसेंट पेशेंट घर पर ही ठीक हो जाते हैं? तो ये देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपको वार्निंग साइन जो है, अगर वार्निंग साइंस हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपको रैशेज हो गए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, हाइपोटेंशन हो गया है, प्लेटलेट काफ़ी कम हो गए हैं, ओके, फीवर आपको टैबलेट से नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपको रिकरेंट वॉमिटिंग के कारण ओरल फ्लूइड नहीं ले सकते हैं, तो आईवी फ्लूइड देने की ज़रूरत है। तो अगर ये सब साइंस हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेके भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, ओके। लेकिन पैनिक ना हो, क्योंकि ये बीमारी ट्रीटेबल है। इसमें जो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है ना 0.5% से 5% जो है, जो डेटा कहता है, पब्लिश डेटा WHO का, वही सिक होते हैं पेशेंट। ओके। जैसे आपने अभी पूछा कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत हो सकती है की, तो लगभग 5 से 10% लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत हो सकती है। तो बहुत ही कम, और मॉर्टेलिटी इसमें ज़्यादा नहीं है, 0.5 से लेके 4%, 3%। तो ज़्यादातर लोग घर ठीक हो सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन समय की बहुत ही, समय की अहमियत बहुत है, उसको पहचानना, अहमियत बहुत है उसको। इसीलिए मैंने कहा कि अब अपने डॉक्टर से डॉक्टर के टच में रहना है, पेशेंट को खुद से नहीं करना है। और फिर आखिर में जैसे 6-7 दिन होने लगते हैं, कैपिलरी लीकेज भी ठीक होने लगता है, स्वेलिंग जो है बॉडी में, फ्लूइड जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में आता है वो वापस आने लगता है, नॉर्मल होने लगता है पेशेंट, प्लेटलेट भी नॉर्मल हो जाते हैं और लगभग 9-10 दिन कुल मिला के पेशेंट ठीक होने की तरफ चला जाता है। राइट, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा डॉक्टर रति, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी डॉक्टर महेश ने भी ये बात बताई कि एक तो ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है और रेस्ट लेना, लेकिन ये देखा गया है कि डेंगू होने की सूरत में अगर बुखार उतर जाता है तो हम फिर से अपने कामकाज पर फिर लौट आते हैं, वही डेली के काम हम शुरू कर देते हैं, आराम नहीं करते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए कि अभी ख़तरा टला नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर सिन्हा ने भी डिस्कस करा है कि इसके 3 फेजेस होते हैं, एक फेब्राइल फेज़ होता है, एक क्रिटिकल फेज़ होता है और एक रिकवरी फेज़ होता है। तो टोटल अगर हम बात करें तो आप 5 दिन और 5 दिन, तो 15 दिन में ये एक वायरल इलनेस है, तो अपने आप से ठीक होने वाली बीमारी है। तो जो भी ग्रसित मरीज़ होते हैं 90% जैसे सर ने कहा कि वो अपने आप से ही ठीक हो जाते हैं, तो उनमें हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है वो 15 दिन में अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं। मामूली थकावट या मामूली भूख कम लगने का भी एक काफ़ी बड़ा कारण होता है कि झिल्ली में, पेट की झिल्ली में थोड़ा पानी का रिसाव होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो हमारा लिवर का फंक्शन है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा लिवर का एंजाइम्स जो होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं, इसलिए मरीज़ को थोड़ी भूख कम लगती है और ऐसी सूरत में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ठीक नहीं महसूस करता। तो रिकवरी होने के बाद भी हम मरीज़ को सलाह लेते हैं कि आप थोड़ा अपने खान पान पे ध्यान रखें, अपने हाइड्रेशन फिर भी मेंटेन करें, क्योंकि एक बात तो ये हमें माननी ही पड़ेगी कि डेंगू जो बीमारी है ये 4 तरह के वायरस से होती है और ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक वायरस से ही ग्रसित होने पर वो बीमारी एट ए टाइम होगी, तो आप दूसरे तरह के वायरस से दोबारा ग्रसित नहीं हो सकते। तो आपको अपना हिफाजत तो रखनी ही है। आपको जो भी सर ने बताया, जैसे दिन के समय काटते तो आप अपना प्रोटेक्शन यूज़ करिए, आप मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करिए, पूरी बाह के कपड़े पहने। बच्चों में ज़रूर हम इसका ध्यान रखें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो आज अर्बन स्कूल्स में स्विमिंग भी होती है, तो उनका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनका क्या खास ख्याल रखने की ज़रूरत है वो प्लीज़ बताइए। मैं आपसे पूछने वाला था, आपने पहले बता दिया है। तो खास ख्याल बच्चों का हम बुजुर्गों की भी बात कीजिए, क्योंकि बुजुर्ग हमारे पार्क में जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलने जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, किस तरह की खास ख्याल रखने की ज़रूरत है? तो जी बिल्कुल, बच्चों को हम रोक नहीं सकते, उन्हें खेलना है, स्कूल जाना है, तो हम एहतियात इस तरह से बरते कि पहले हमारे गाइडलाइंस भी आ जाते हैं, नेशनल गाइडलाइंस पे, कि बच्चों को कंपलसरी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, पूरी बाजू के पैर और हाथ ढके होने चाहिए। मॉस्किटो रेपेलेंट्स, अगर वो पार्क जा रहे हैं शाम को खेलने, हम रोक नहीं सकते उन्हें खेलने से, तो हम मॉस्किटो रेपेलेंट्स का जो कि सेफ़ है हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी घर में अच्छी साफ़ सफाई रखें, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि अपार्टमेंट्स होते हैं दिल्ली में और इंडोर प्लांट्स बहुत रखे जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जब हम वाटरिंग करते हैं, प्लांट्स को पानी देते हैं पौधों में, तो वो प्लेट के नीचे, क्योंकि घर कोई नहीं गंदा रखना चाहता, तो सिरामिक के प्लेट्स के नीचे पानी इकट्ठा हो रहा होता है। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि
हमें अपने अपार्टमेंट को, घर को सुंदर बनाने की बजाय हिफाजत भी रखनी है, हमें घर में मच्छर का ब्रीडिंग भी रोकना है। तो ऐसी सूरत में जो भी इंडोर प्लांट्स रखते हैं इस टाइम पर, मैं उनसे ज़रूर सलाह दूंगी कि आप उन इंडोर प्लांट्स को इस सीज़न में जिसमें मॉस्किटो ब्रीड करते हैं उनको ज़रूर आप आउटडोर रखिए ताकि पानी इकट्ठा ना हो। बहुत अच्छी लगी और वक्त की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है हमारे पास, वक्त बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया प्रोग्राम के। डॉक्टर महेश से एक सवाल लेना चाहूँगा मैं। डॉक्टर महेश, अगर किसी को डेंगू हो गया, वो ठीक हो गया है, तो आप उसको अब किस तरह की सलाह देंगे, क्या एडवाइस रहेगी आपकी? उसको किस तरह की लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह का खाना लेना चाहिए? डॉक्टर महेश प्लीज़ ये बताइए। बिल्कुल, देखिए डेंगू में अगर फीवर ठीक हो गया जी जी, और उसके बाद भी कई लोग समझने लग जाते हैं कि हम पूरे ठीक हो गए, राइट। तो सबसे पहले उनको ध्यान रखना चाहिए कि कई बार फीवर ठीक होने के बाद प्लेटलेट्स काउंट कम होता है। अच्छा, ऐसा भी तो है? सावधानी बिल्कुल अच्छे से जी रखें। जी जी। और उसके बाद में कि भाई पूर्णतया ठीक हो गए बिल्कुल, तो उसके बाद वीकनेस कई बार मिलती है, तो उसके लिए हम आहार का ध्यान रखें। और उसमें कई प्रकार के जूस का प्रयोग कर सकते हैं हम। किस तरह के? चाहे अनार का जूस है, आंवले का जूस है, और आयुर्वेद में एक सबसे बढ़िया बता रखा है जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जी बताइए। और उसमें 4-5 चीजें बता रही है, जैसे अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा या अश्वगंधा से बने हुई चीजें जो चिकित्सक के परामर्श के आधार पर उनका प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं और आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। तो आप डेंगू से ठीक हो गए, उसके बाद में इनका प्रयोग इम्यूनिटी के लिए प्रयोग करना चाहिए। और भोजन में हमेशा प्रायः आप घर का बना हुआ ताजा भोजन लें, राइट। क्योंकि इसमें कोरोना काल में भी सबसे ज़्यादा अगर कहा गया था तो 3 चीज़ों का कहा गया था। आहार माने डाइट प्रॉपर लें, निद्रा माने प्रॉपर आप सोएं, पर्याप्त मात्रा में अगर नींद ली तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी। और थोड़ा सा व्यायाम करें। उसके बाद में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, ये अगर करते रहे तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ठीक होने के बाद घर पर ही इन चीज़ों का प्रयोग करें तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। राइट। बहुत अच्छा जी। ये कहा जाए कि अगर मर्ज को अगर मात देनी है, कोई भी मर्ज है, तो अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की, बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, जिसके लिए जाहिर सी बात है अच्छी ग़िज़ा और उसके साथ वर्जिश भी बहुत ज़रूरी है। तो यहीं हम डॉक्टर संजीव आपसे एक पैगाम लेना चाहेंगे, आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं, हाई ग्रेड फीवर है, जोड़ों में दर्द है, मसल पेन है, हेडेक है, तो तुरंत अपने पास के डॉक्टर के पास जाएं, उनकी सलाह लें, जो भी वो जांच कहते हैं वो करवाएं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश मैं देना चाहूँगा, पैनिक ना हो, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, इलाज करें, रेस्ट करें और पानी पीकर अपने को घर पर ही रखकर और सीजनल फ्रूट्स लेकर अपने को रेस्ट करके जब ठीक हो जाए तब अपने काम को ज्वाइन करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर रति, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने दर्शकों को ये सलाह दूंगी, चूँकि ये मौसमी बुखार है तो अपना ध्यान रखें और चिकित्सक की परामर्श ज़रूर लें, क्योंकि हम जैसे देखते हैं हमारे पास कोई भी बुखार की दवा घर में पड़ी होती है, चाहे वो एस्पिरिन हो, चाहे निमेसोलाइड हो या ब्रूफेन हो, हमें कुछ नहीं समझ आता और तुरंत हम बुखार को उतारने के लिए जो भी सामने गोली आती है वो ज़रूर खा लेते हैं। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत ये है कि सारे भी ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिसमें एस्पिरिन आता है, ब्रूफेन आता है, निमेसोलाइड आता है, इसका कतई भी सेवन नहीं करना है आपको, क्योंकि ये जो बुखार हो सकता है, मौसमी बुखार, ये डेंगू भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। और जो मैं एक अपने हमारे जो गांव वाले जो मरीज़ होते हैं, जो बड़े अस्पताल नहीं पहुंच पाते, कई बार हमने देखा है कि वो तेज़ बुखार में मांसपेशियों में इंजेक्शन लगाते हैं, वो ज़रूर हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि हमें मांसपेशियों में बुखार के इंजेक्शन नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर हमारा प्लेटलेट कम है, अगर हम डेंगू से ग्रसित हैं और हमने टेस्ट नहीं कराया, तो मांसपेशियों में इंजेक्शन लगाने से कहीं ना कहीं वहाँ पर ब्लड का क्लॉट जम सकता है, जो बाद में जाकर इससे पहले कि हम डॉक्टर महेश आपसे पैगाम लें, फ़ोन कॉल हमारे साथ एक फ़ोन कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार जी। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो जी, सुनील बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से हमारा जो राब्ता वो कायम नहीं हो पा रहा है, तो चलिए आप पैगाम दे दीजिए कि आयुर्वेद के तजुर्बे से, अगर नज़रिए से देखा जाए, तो आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि वो सावधानी बरतें। अगर हमको पता लग रहा है कि डेंगू बढ़ रहा है, तो जितनी भी सावधानी की बातें संजीव सिन्हा जी ने, प्रोफेसर रति सिंह ने बताई, तो उन सब सावधानियों को हम बरतें तो हम डेंगू के शिकार ही नहीं होंगे। और उसके साथ में
एक चीज़ और मेनली है कि हम कई बार इसमें क्या होता है कि जोड़ों का दर्द और बाडियक मसल्स पेन भी होता है, तो कई लोग अपने मन से पेन किलर ले लेते हैं। तो इसमें पेन किलर लेने से बचें और ज्वर हर मैंने फीवर को कम करने के एंटीबायोटिक भी चाहें तो अपनी इच्छा से नहीं ले, चिकित्सक के परामर्श लें। इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो एक तो डेंगू होगा ही नहीं, और हुआ तो आप बहुत अच्छे से उसको क्योर कर सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि मतलब खुद से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाएं। चलते चलते ये फ़ोन कॉल शायद कनेक्ट हो गई है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो 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 जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ सुन रही है मेरी? नहीं हो पा रहा है फ़ोन जी, मुझे भी। जी हाँ, तो आप अपना सवाल पूछें। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी 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 जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ पंजाब से। जी जी जी, सवाल कीजिए अपना। जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं उनमें इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रहती है, इम्यूनिटी वीक होती है उनकी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या तो शॉवर लेते उनमें क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए कि आयुर्वेद के जरिए मतलब कि उनमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे न्यूली बॉर्न बेबी? जी, बहुत अच्छा सवाल है इनका। डॉक्टर संजीव मुख्तसर से आयुर्वेद से चलिए अब आयुर्वेद से हम देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, तो हमारा सबसे मेन कहना है कि आप इम्यूनिटी को अच्छी बना के रखें, और इम्यूनिटी को अच्छी बनाने में सबसे मेन भूमिका जो है डाइट की है। आप प्रॉपर आहार लें, और हमारे यहाँ जैसे कि डाइट में बताए गए हैं फैट है, मिनरल्स है, विटामिन से, प्रोटीन से, इन सब की मात्रा बराबर हो। और आयुर्वेद में ये सभी चीज़ें जिसमें होती है उसके लिए बता रखा षष्टिका शालिमुदगाश्च सेंधव आमल के यवान अंतरिक्षम पया सर्पी जांगल्यम मधुचाप से। इसमें ये जो 5 चीज़ें बता रखी हैं, इनमें सभी चीज़ें आ चुकी है। तो हमारी इम्यूनिटी को बना के रखें तो न केवल डेंगू, आपको कोई भी व्याधि जो है, चाहे वो कोरोना भी हुआ हो, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रही हो वो उसमें कम से कम परेशान हो। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया है बहुत सारी चीज़ों पर। अब एक बार रोशनी दोबारा डाल देते हैं यहाँ पर हम। उम्मीद है नाजरीन ये आज की पेशकश डेंगू के ऊपर थी, काफ़ी अच्छे से आपने सब कुछ समझा होगा और बहुत सारी चीज़ों पर आप अमल करेंगे जो हमारे इन माहिरीन ने बताई है। अभी माहिरीन की बात को एक बार हम दोबारा से दोहरा देते हैं। बहुत ख़ास बात बोली है डॉक्टर संजीव ने। डॉक्टर संजीव ने ये बताया है कि इस तरह से अगर बुखार हो जाता है, कोई दवाई ना लें, इस तरह बिना किसी डॉक्टर की सलाह के पहले डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से बात करें, उसे दिखाएं, जिस तरह से डॉक्टर आपको बताता है उस तरह से चीज़ों को करें, क्योंकि आप गलत सलाह दवाई गलत लेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। डेंगू क्या कोई और भी परेशानी होती है तो सलाह मांगे उन डॉक्टर से जो डॉक्टर आपके एरिया में रहते हैं। डॉक्टर रति ने भी बिल्कुल इसी तरह से पैगाम दिया। उन्होंने बताया कि कोई भी दवाई बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के नहीं खाएं। अगर आपको दवाई लेनी है, आपको किसी तरह की परेशानी है तो डॉक्टर के पास जाकर दिखाएं, और जो दवाई डॉक्टर रेकमेंड करते हैं उन्हीं दवाओं को आप इस्तेमाल करें। डॉक्टर महेश ने यहाँ पर जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से आए हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होगी तो डेंगू क्या, चिकनगुनिया क्या, या फिर कोई और कोविड तक भी आपको ठीक रखेगा। इम्यूनिटी को बढ़ाएं और जो चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टर हैं वो आप लें। उम्मीद है नाजरीन आज की ये पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी, और हम अपने एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे प्रोग्राम देखने वालों को ये सब बताने के लिए। जी नाजरीन, और चलते चलते वाज़े हो कि हमेशा की तरह हम आपको बताते हैं कि अगर आपके दिल में, जहन में, दिमाग में किसी भी मर्ज़ से मुतालिक कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। इसके साथ ही आप DD उर्दू के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलते चलते टिप्स ऑफ द वीक के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। दीजिए इजाज़त। आदाब। डेंगू एक खास तरह के मादा मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू में तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, मतली और उल्टी जैसी अलामात हो सकती हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स भी तेजी से गिर सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमारी में मुब्तला अफराद में डेंगू का ज्यादा खतरा होता है। डेंगू से बचाव के लिए घर के आसपास कहीं भी पानी ना जमा होने दें। डेंगू की रोकथाम के लिए जिस्म को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए लोशन, जेल या क्रीम का इस्तेमाल करें। घरों और काम की जगह पर मच्छर मार स्प्रे का इस्तेमाल करें। डेंगू से बचने के लिए अपने घर और आसपास सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें।
हमारे इस खास पेशकश में आज बात सस्टेनेबल एनर्जी, होप एंड चैलेंजेस की। सादगी जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आगे से हम जो इंडस्ट्रीज प्लान कर रहे हैं